चलिए शुरू करते हैं। ईपीएफओ एपीएफसी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है अकाउंटिंग। ठीक है, अकाउंटिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से 10 से 15 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते रहे हैं इस एग्ज़ाम में। ठीक है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें जो मैंने फॉलो किया है वो किया है एनसीईआरटी है। ठीक है, 11th और 12th की एनसीईआरटी से हम ये टॉपिक पूरे करेंगे। ठीक है, 11th और 12th की एनसीईआरटी से ये मोर देन सफिशिएंट होगा जो हम करेंगे। ठीक है, एमसीक्यूज वाला पेपर है। ठीक है, तो आपको नो डाउट ऐसा जैसा कि जनरल एंट्रीज अगर आपने सुना होगा, अगर कोई भी तैयारी कर रहा है तो आपने सुना होगा जनरल एंट्रीज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग नहीं है, मोटे मोटे तौर पर कहा जाए तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है इसमें सिर्फ। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और एक टॉपिक है इसमें ऑडिट का। ठीक है, ऑडिट का एक टॉपिक रहेगा, एक टॉपिक रहेगा इंश्योरेंस का। ठीक है, ऑडिट, इंश्योरेंस, पार्टनरशिप। ओके, और जितने भी कंसेप्ट्स हैं किससे रिलेटेड, स्पेशली रिलेटेड हैं किससे, अकाउंटिंग से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट हैं हम फॉलो सभी के सभी यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और मैं खुद क्या कहते हैं अकाउंट से बैकग्राउंड से नहीं हूँ। ठीक है, इसलिए मुझे इसको करवाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, बट हाँ जितना कवर हो पाएगा वो मोर देन सफिशिएंट होगा, ये प्रॉमिस रहा। ठीक है, और चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग के बारे में अगर जानना है तो अकाउंटिंग की सिंपल डेफिनेशन अगर आप कहीं भी नेट पे भी सर्च करेंगे, वैसे सर्च करेंगे तो आपको यही दिखेगा कि किसको रिकॉर्ड करना है, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ मैं, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। ठीक है, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। ओके, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। कौन सी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है अकाउंटिंग के अंदर, सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, कौन सी ट्रांजैक्शंस को, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। किसी भी तरीके की अदर या फिर कोई भी इवेंट अगर होती है तो उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता। मैं एग्जांपल के तौर पे समझाऊंगा, चलिए पहले डेफिनेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अकाउंटिंग जो है वो एक आर्ट है जिसमें क्या किया जाता है, पहले आइडेंटिफाई किया जाता है डेटा को या इंफॉर्मेशन को। आइडेंटिफाई क्यों किया जाता होगा, आइडेंटिफाई करने का मीनिंग सिंपल है कि वो इंफॉर्मेशन ऐसी जो कि रिकॉर्ड करने लायक है या नहीं। रिकॉर्ड करने लायक कैसे होगी, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, जिसमें पैसे का लेन देन होगा, मोटे तौर पर बोला जाए पैसे का लेन देन होगा, उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप आइडेंटिफाई। ठीक है, अब सेकंड स्टेप आता है देखो मेजरिंग। अब मेजरिंग का मीनिंग क्या हुआ, क्वांटिटी, क्वालिटी नहीं क्वांटिटी, लाइक रुपए पैसे में, कोई चीज रुपए पैसे में मेजर की जाएगी, कि मेजरमेंट की जाएगी उसकी। ठीक है, फिर उसको क्या किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा। रिकॉर्डिंग, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग। ठीक है, मैं ऊपर लिखता जाता हूं, आई आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग। ठीक है, उसके बाद आता है रिकॉर्ड, इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा। रिकॉर्ड कैसे करते हैं, यही है सारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, और उसके बाद क्लासीफाई। क्लासीफाई करने का मतलब यह है कि वो ट्रांजेक्शन किस टाइप की है, किस टाइप की ट्रांजेक्शन है, लाइक वो डेबिट है, किसी अकाउंट से पैसा गया है, क्रेडिट है, किसी अकाउंट में पैसा आया है, या फिर वो किसी क्रेडिट की यानी कि उधार की ट्रांजेक्शन है, कैश की ट्रांजेक्शन है। ठीक है, किसी तरह का प्रॉफिट है, किसी तरह का लॉस है, किसी तरह की सेल है। ठीक है, किसी तरह का परचेज है। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन, IMRC। ठीक है, क्लासीफाई। अब देखो ये सब किया गया IMRC, ये जो किया गया, मैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए मैं रिपीट नहीं करूंगा, आपने रिपीट पे इसको वीडियो को सुन सकते हो, आपको ये मोर देन सफिशिएंट रहेगा पेपर के हिसाब से। ठीक है, एमसीक्यूज वाले पेपर के हिसाब से ये मोर देन सफिशिएंट रहेगा। ठीक है, आइडेंटिफाइंग डेटा, डेटा को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि वो फाइनेंशियल है या नहीं है। फिर उसकी मेजरमेंट करनी है, मेजरमेंट यूनिट रुपया पैसा। ठीक है, ऐसा कोई भी डेटा जिसका रुपया पैसा में मेजरमेंट किया जा सकता हो उसे रिकॉर्ड किया जा सकता है। फिर उसके बाद है रिकॉर्ड। रिकॉर्ड मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो भी रिकॉर्ड करने के वेज हैं। देखो एंट्री सिस्टम्स होते हैं, मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता चलता हूँ। ठीक है, एंट्री सिस्टम होते हैं, डुअल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम। तो रिकॉर्ड करने के वेज हैं काफी सारे दिए हुए। ठीक है, हम इसमें काफी सारे ऑपरेशंस भी हैं, हम सब कुछ डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, अब उसके बाद रिकॉर्ड करने के बाद क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन यानी कि लाइक की टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन क्या था, वो सेल था, परचेज था, डेबिट था, क्रेडिट था, वैसे क्लासिफिकेशन उसका। तो IMRC, ये जो काम होगा ना, इस काम को अभी तक को कहते हैं बुक कीपिंग। ठीक है, क्या कहते हैं, बुक कीपिंग। ये देखो ये डेफिनेशन दे रखी है मैंने, द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल
ट्रांजैक्शन, ठीक है, कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसको आइडेंटिफाई करना, मेजर करना, रिकॉर्ड करना, ठीक है, सॉरी IMRC, ठीक है, और क्लासिफाई करना। यहां तक क्या है, बुक कीपिंग है, ठीक है, बुक कीपिंग है, ठीक है। इसके बाद आता है समराइजिंग। अब देखो इसका समराइजेशन की क्या जरूरत पड़ी, सिंपल बात है, हम अकाउंटिंग कर क्यों रहे हैं, हम अकाउंटिंग इसलिए कर रहे हैं कि हम लास्ट में जो है वो रिपोर्ट्स बना सकें। क्या बना सकें, रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स कैसी, अगर आप कोई भी किसी भी कंपनी की, किसी भी पब्लिक लिमिटेड की, ठीक है, किसी भी पब्लिक लिमिटेड की, प्राइवेट लिमिटेड की, कोई भी कंपनी की अगर वेबसाइट उठा के देखेंगे तो वहां पर फाइनेंशियल रिपोर्ट्स दी होती हैं, ठीक है। उसमें क्या क्या होता है, बैलेंस शीट होती है, ठीक है, नोट्स ऑफ अकाउंट होते हैं, नोट्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये सारी रिपोर्ट्स जो है वो उसका जो बुनियाद रहती है, उसका जो फंडामेंटल रहता है वो यहीं से स्टार्ट होता है। पहले ट्रांजैक्शन को क्या करना है, आइडेंटिफाई किया जाता है, मेजर किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है, उसके बाद उनका समराइजेशन किया जाता है, ठीक है, समराइज किया जाता है उनको, एनालिसिस करके, और लास्ट में लिखा क्या है, देखो, कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेट, ये ट्रांजैक्शन, ये जो एनालिसिस और समरी है, ठीक है, ये कम्युनिकेट किसको करेंगे हम, कम्युनिकेट किसको करेंगे हम, सिंपल सी बात है, जो भी स्टेक होल्डर होंगे, ठीक है, जो भी स्टेक होल्डर होंगे इंफॉर्मेशन के, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन के क्या होंगे, स्टेक होल्डर होंगे, हम उन लोगों को इस इंफॉर्मेशन को क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। अब कम्युनिकेट करने का जो है वो माध्यम क्या रहता है, अभी देखते हैं, कम्युनिकेट का माध्यम करने का माध्यम क्या रहता है, या मीडियम क्या रहता है। कम्युनिकेट करने का माध्यम ये रहता है कि लास्ट में ये सब प्रोसेस करने के बाद, ये सब प्रोसेस करने के बाद, ये जो सारी प्रोसेस है IMRC, आइडेंटिफाई, मेजर, रिकॉर्ड और क्लासिफाई और समराइज, एनालिसिस, ये सारे स्टेप फॉलो करने के बाद लास्ट में जो हमें जो मिलता है वो मिलती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या मिलती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एनालाइज करने के बाद क्या मिलता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ये होती हैं, कम्युनिकेट होती हैं। कम्युनिकेट किसको होती हैं, यूजर्स को, जो भी इसके यूजर्स हैं। अब देखो, अब आप पूछोगे कि ये यूजर्स क्या होते हैं, ठीक है, ये यूजर्स क्या होते हैं। तो अगर आप बात करोगे ना यूजर्स, तो देखो यूजर्स ना दो टाइप के होते हैं, इंटरनल और किसी भी फर्म के लिए, ठीक है, फर्म के लिए कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनती है मैं आपको बता चुका हूं, ये सारे स्टेप फॉलो करके IMRCSAC, ठीक है, आपको याद रखना है, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, ठीक है, और उसके बाद है क्लासिफिकेशन, समराइजेशन, एनालिसिस, और सी से क्या है, कम्युनिकेटिंग, ठीक है। कम्युनिकेट लास्ट में किसको होती है, ये इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स, ठीक है, एक्सटर्नल यूजर्स को। अब देखो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनी, ये सारा प्रोसेस करके, इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या निकल के आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस निकल के आएगा उस ईयर का, करंट ईयर का, जो भी हमने टाइम स्पान फॉलो किया है, ठीक है। अब टाइम स्पान क्या हो सकता है, देखो देखो इन बातों में ना बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं, आप सुनोगे तो आपको याद होगा, पढ़ने से काम नहीं चलेगा, ठीक है, सुनना भी पड़ेगा और पढ़ना भी पड़ेगा, दोनों काम करने पड़ेंगे, ठीक है। तो जैसे उसमें प्रॉफिट एंड लॉस निकल के आएगा करंट ईयर का, या जो भी उन्होंने स्पान रखा है, चाहे क्वार्टरली कोई रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है, चाहे वो कर रहा है फाइनेंशियल ईयर वाइज, चाहे कर रहा है कैलेंडर ईयर वाइज, ठीक है। तो जो वो निकल के आएगा उसमें प्रॉफिट लॉस, असेट्स, लाइबिलिटीज, जो भी उस फर्म से रिलेटेड होंगी वो सब चीजें निकल के आएंगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो इंटरनल यूजर्स कौन होंगे, इंटरनल यूजर्स तो होंगे वो कंपनी वाले खुद ही होंगे। कंपनी में कोई सीईओ है, ठीक है, कोई फाइनेंशियल ऑफिसर है, ठीक है, फाइनेंशियल ऑपरेशन ऑफिसर है कोई, ठीक है, या कोई भी डिसीजन मेकिंग बॉडी है कंपनी की, तो वो होंगे इंटरनल यूजर्स। वो डिसीजन लेंगे कि हमारा जो है वो मैन पावर का यूटिलाइजेशन किस तरह से ज़्यादा किया जा सकता है, प्रॉफिट को कैसे कम किया जा सकता है, कैसे ज़्यादा किया जा सकता है, या कैसे टैक्स को बचाया जा सकता है, या किस तरह से जो एक्सपेंसेस हैं उसको कर्टेल किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सभी डिसीजन लेने के लिए इंटरनल यूजर्स जो होते हैं वो होते हैं सीईओ, या जो भी कंपनी का बोर्ड होगा, ठीक है, बोर्ड मेंबर्स होंगे वो लोग। अब एक्सटर्नल यूजर्स कौन होते हैं, एक्सटर्नल यूजर्स देखो सिंपल बात है, एक्सटर्नल यूजर्स वो लोग होते हैं जो कंपनी में क्या करते हैं, करके रखते हैं, इन्वेस्ट करके रखते हैं। एक तो वो हो सकते हैं, या इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, या फिर किसी ने कोई नई फर्म बनानी है तो वो इसका एग्जाम्पल ले सके, ठीक है। तो एक्सटर्नल यूजर्स वो लोग होते हैं, ठीक है। अब जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, तो ये एक्सटर्नल होंगे, इसके लिए इंटरनल नहीं होंगे, ठीक है, एक्सटर्नल होंगे, इंटरनल नहीं होंगे। तो जो अकाउंटिंग है उसकी डेफिनेशन सिर्फ इतनी है, डेटा को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई क्या करना है कि वो फाइनेंशियल है या नहीं डेटा, ठीक है, उसकी फिर मेजरमेंट करना है, मेजरमेंट रुपए पैसे में, फिर उसको रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, क्लासीफाई करेंगे कि वो एक्सपेंस है, इनकम है, प्रॉफिट है, लॉस है,
जो भी है, काफ़ी तरह के अकाउंट्स आएंगे आगे, मैं आपको सब बताता चलूँगा। फिर उसको समराइज़ करेंगे, समराइज़ लाइक कि आपको किसी चीज़ का ब्रीफ बनाना होता है जैसे, फिर उसका एनालिसिस करके जो रिपोर्ट्स बनेंगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट, नोट ऑफ अकाउंट्स, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। आगे जो आएँगे मैं आपको सीधा-साधा बताता चलूँगा ये, ठीक है? तो ये जो भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का जो भी बनेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये किसको, सारी की सारी किसको किसको कम्युनिकेट करते हैं हम, इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स को। मैं आपको बता चुका हूं इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स क्या होते हैं, ठीक है। आप ये ध्यान रखिएगा, IMRC, अगर यहां तक इस प्रोसेस को बोलते हैं IMR और C, इस प्रोसेस को बोलते हैं बुक कीपिंग, ठीक है। और अगर पूरी प्रोसेस की बात की जाए, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस और कम्युनिकेशन की, तो इसको बोला जाता है अकाउंटिंग, और मोटे-मोटे तौर पर बोला जाता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है? इसको बोला जाता है अकाउंटिंग। तो बुक कीपिंग आप समझ गए। बुक अब देखो, सिंपल बात है, अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर द बुक कीपिंग एंड्स। पहले बुक कीपिंग होगी भाई, बुक कीपिंग मतलब सिंपल है, अकाउंट मैनेज होंगे, ठीक है? उसके बाद जो काम स्टार्ट होगा वो अकाउंटिंग का होगा, ठीक है? अकाउंटिंग वहाँ से स्टार्ट होती है जहाँ पे बुक कीपिंग एंड होती है, और बुक कीपिंग कहाँ एंड होती है? क्लासिफिकेशन पे एंड होती है, ठीक है? तो ये एक याद रखने का एक मोटा-मोटा तौर पे ये डेफिनिशन है, इस डेफिनिशन से क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि इनमें से कौन सी जो स्टेप है वो अकाउंटिंग में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में या अकाउंटिंग में फॉलो होता है, और कौन सा जो स्टेप है वो बुक कीपिंग का पार्ट है। इस तरह से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। वो आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, इस तरह से आंसर दिए होंगे। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, किसी भी तरीके से आप यूपीएससी के पेपर बखूबी देख चुके हैं, आपको इस चीज़ का आइडिया होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। मैं आपको बता चुका हूँ, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन सिंपल वही इन्फॉर्मेशन है जो रुपए और पैसों में काउंट हो सकती है। आपने ज़्यादा इसको डीप नहीं जाते, नहीं तो ये बहुत टाइम टेकिंग टास्क है, ठीक है। कुछ भी आपको देखने की जरूरत नहीं। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बस वो इन्फॉर्मेशन है जिसको मनी की फॉर्म में क्या किया जा सकता है, रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और ट्रांजेक्शन और इवेंट, देखो अब दो चीजें होती है, ट्रांजेक्शन और इवेंट। अब हाँ, मैंने बोल तो दिया आइडेंटिफाइंग, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, देखो सिंपल बात है। अगर किसी ने बोला कि कोई दो चीजें होती है, देखो, द इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स आर विच आर इन अ पार्ट एटलीस्ट, कहते हैं कि या तो वो पूरी तरह से फाइनेंशियल हो या उसका कोई पार्ट फाइनेंशियल हो, फाइनेंशियल कैरेक्टर रखता हो, तो उसको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बोलेंगे। मैंने बोला है कि सिर्फ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को स्टोर करेंगे। अब अदर इंफॉर्मेशन कौन सी होती हैं? अदर इंफॉर्मेशन होती है कितने इंप्लॉई इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, 40 करते हैं, 50 करते हैं, 60 करते हैं, ठीक है। इस कंपनी की एफिशिएंसी कितनी है, इसकी रेपुटेशन, उसकी गुडविल, इस इंफॉर्मेशन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब मान लो किसी ने बोल दिया कि 10 एम्प्लॉइज को निकाल दिया, तो ये इंफॉर्मेशन उसमें स्टोर नहीं होगी, क्योंकि ये क्या है, ये एक इवेंट है। देखो मैंने नीचे एक्सप्लेन कर रखा है इवेंट और ट्रांजैक्शन में फर्क क्या है। जो मेजरेबल है मॉनेटरी टर्म्स में वो है ट्रांजैक्शन या ट्रांजैक्शन, ठीक है। और जो मेजरेबल नहीं है वो है इवेंट, ठीक है। इसको इकोनॉमिक इवेंट भी बोलते हैं ट्रांजैक्शन को, तो कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल है। व्हेन अकाउंट बैलेंस गोट चेंज इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड ट्रांजेक्शन, अदरवाइज इवेंट। सिंपल बात है, अगर अकाउंट बैलेंस पे कोई चीज इंपैक्ट कर रही है, ऐसी ऐसी कोई स्टेप जिससे अकाउंट बैलेंस में चेंजेस हो रहा है, अकाउंट बैलेंस यानी कि डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, यानी कि ट्रांजेक्शन हो रही है, बस उसी को रिकॉर्ड किया जाएगा। अदरवाइज उस चीज को इवेंट बोला जाएगा और उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। सिर्फ ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाएगा या इकोनॉमिक इवेंट्स को रिकॉर्ड किया जाएगा, सिंपल इवेंट को नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा। देखो टाइम बहुत लग रहा है, और मुझे लग रहा है कि अगर इसी हिसाब से चले तो 20 से 25 लेक्चर बन जाएंगे इसी अगर अकाउंटिंग की बात करेंगे तो, ठीक है। तो थोड़ा सा फास्ट करता हूँ मैं, ठीक है। पढ़ आप लेना, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा और जितना बोलूंगा उसमें से पेपर आने की पूरी पूरी संभावना है, ठीक है। आगे चलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? ऑर्गेनाइजेशन रिफर्स टू ए बिजनेस है, कोई भी बिजनेस एंटिटी है अगर, तो वो अपने आप में एक ऑर्गेनाइजेशन है। वो प्रॉफिट भी मेकिंग भी हो सकती है और एनपीओ, सॉरी, हाँ, नॉन प्रॉफिट, एनपीओ बोलते हैं इनको, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी हो सकती हैं, ठीक है। और डिपेंडिंग अपॉन द साइज एंड एक्टिविटी लेवल ऑफ द बिजनेस ऑपरेशंस इट कैन बी सोल प्राइवेट। देखो सोल प्राइवेट प्रोप्राइटरी कौन सी होती है? जिसमें एक ही ओनर होता है, सिंपल बस याद रखो। पार्टनरशिप भी हो सकती है, एक या दो से लोगों, इसका पूरा टॉपिक है अभी पार्टनरशिप का, डोंट वरी। कोऑपरेटिव सोसाइटी भी हो सकती है। कंपनी जो है वो कंपनीज एक्ट 2013 में इसकी डेफिनेशन दी गई है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखना। कंपनीज एक्ट 2013 जो है वो पूरी अकाउंटिंग को डायरेक्ट करता है कहीं ना कहीं, ठीक है। जितनी भी कंपनीज या जितनी भी इसमें एंटिटीज की बात होती है जिसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती है, वो सारे के सारे कंपनी एक्ट के अंदर दिए गए हैं प्रोफॉर्मास इसके। बस छोड़ो इसको, आगे चलते हैं, ठीक है। कोई भी एमसी होगी, दैट्स इट। अब बताइए इंटरेस्टेड यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन। मैं आपको अभी भी बताया कि इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर मैं आपको बता के आ चुका हूँ, अभी लिखा आ रहा है। देखो कोई सीईओ हो गया, फाइनेंशियल ऑफिसर होगा, वाइस प्रेसिडेंट होगा, ये सारे के सारे इंटरनल यूजर हैं। इंटरनल यूजर इस डेटा का करेंगे क्या? सिंपल बात है, इससे एनालिसिस करेंगे कि हम प्रॉफिट को कैसे बढ़ाएं, टैक्सेस को कैसे कम करें,
एक्सपेंसेस को कैसे कम करें, ठीक है, और कैसे अपनी रीच बढ़ाएँ, ठीक है। और एक्सटर्नल यूज़र कौन-कौन होते हैं देखो, अब देखो इन्वेस्टर्स हैं, देखो कोई शेयर होल्डर है जिसने शेयर ले रखे हैं उस कंपनी के, क्रेडिटर जिसने लोन दे रखा है इस कंपनी को, बैंक्स भी हो सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, डिबेंचर होल्डर, ये सारे टॉपिक हैं भई, सारे के सारे टॉपिक हम करेंगे, डिबेंचर भी करेंगे, ठीक है। और टैक्स अथॉरिटीज़ मैंने अभी बोला इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जैसे कि, ठीक है, तो ये सारे के सारे एक्सटर्नल यूज़र्स हैं। ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको देखते ही पता लग जाएगा कौन से एक्सटर्नल है, कौन से इंटरनल है। तो 2 तरह के होते हैं, बस ये याद रखना है। और मोटा-मोटे तौर पे एक्सटर्नल आपको पता लग जाएगा, जो कंपनी के अंदर से रिलेटेड नहीं है वो एक्सटर्नल है, अदरवाइज़ इंटरनल है, ठीक है। अब आता है फ्लो, देखो ये सीधा एनसीईआरटी में दिया गया एक डायग्राम था, वो मैंने सीधा-सीधा उठा लिया। कहते हैं कि अकाउंटिंग में क्या है, अकाउंटिंग की प्रोसेस होगी, अकाउंटिंग की प्रोसेस होगी और वो डेटा क्या होगा, मतलब आईएमआरसी सारे के सारे एसएसी सारे स्टेप होंगे। फिर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट हो जाएगी किसको, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट होगी। फिर डिसीजन लेंगे कौन लोग, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल लेंगे कि हम इन्वेस्ट करें या ना करें, इंटरनल लेंगे कि हम प्रॉफिट कैसे बढ़ाएँ, ठीक है। फिर उसके अकॉर्डिंग फिर इकोनॉमिक इवेंट्स होंगी, सिंपल बात है, डिसीजन हुए उसके बाद फिर इवेंट्स होंगी, लेन-देन होगा, ठीक है, लेन-देन होने के बाद फिर अकाउंटिंग प्रोसेस होगी। तो ये फ्लो इस तरह से चलता रहता है, आपको जस्ट दिखाने के लिए था ये, दैट्स इट। देखो भई, अकाउंटिंग क्या है, एक डेफिनिट प्रोसेस है। इसमें सारी एक्टिविटीज़ इंटरलिंक्ड हैं, ये ऊपर डायग्राम में दिखाया गया है, ठीक है। इसमें कुछ देखो, अब देखो ये क्या करती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ज़रिए इनेबल करती है किसको, इंटरेस्टेड पार्टी को एप्रोप्रिएट एक्शन लेने के लिए। मैं आपको ऊपर आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। हाँ भई, चलते हैं। अब देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अलावा और कौन-सी अकाउंटिंग होती है? हम पूरा का पूरा पढ़ेंगे सिर्फ़ और सिर्फ़ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। लेकिन और भी अकाउंटिंग्स होती हैं, ठीक है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, ये सारी की सारी पता क्या होती हैं? इंड्यूस्ड अकाउंटिंग्स हैं, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से ही क्या होती हैं? अराइज़ होती हैं। अब देखते हैं कैसे, ठीक है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? अपने को पता है, रिकॉर्ड करना है डेटा को और रिपोर्ट्स मैनेज करनी है। रिपोर्ट्स बनानी है किससे? बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन की रिपोर्ट्स बनानी है और लास्ट में बनेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है? बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट और जैसे कि क्या कहते हैं, नोट्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है? नोट्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है? नोट्स ऑफ अकाउंट्स। तो ये सारी की सारी फाइनेंशियल। अब इसके यूज़र कौन हो सकते हैं? देखो, इसके एक्सटर्नल यूज़र्स हो सकते हैं लाइक इन्वेस्टर्स, रेगुलेटर, क्रेडिटर। एक्सटर्नल भी हो सकते हैं और इंटरनल भी होते हैं, अभी हम पढ़ के आए, ठीक है? और शो ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन। ये फाइनेंशियल पोजीशन को शो करता है कंपनी की, ठीक है? जो वर्ड मैं ऊपर यूज़ करना भूल गया, फाइनेंशियल पोजीशन को शो करता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बाद जो रिपोर्ट्स बनती हैं, ठीक है? या ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है, ये फाइनेंशियल पोजीशन को शो करती है कंपनी के, या जो भी पार्टनरशिप है, जो भी है, ठीक है। अब कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है? देखो, कॉस्ट अकाउंटिंग ये होल सोल पूरा का पूरा कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट होता है। ये इंटरनल यूजर से ही इसका यूज करते हैं। वो क्यों करते हैं? देखो, बाहर के बंदे को नहीं पता, एक्सटर्नल यूजर को क्या लेना कि उसकी कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, ठीक है। कॉस्ट पे ध्यान कौन देगा? मैनेजमेंट देगा भाई, कंपनी का मैनेजमेंट देगा, कैलकुलेट करेगा, एनालिसिस करेगा और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करने की कोशिश करेगा। तो ये इंटरनल यूजर्स का पार्ट है, ठीक है। अब देखो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिंपल बात है, अगर कहीं लग रहा है कि बंदे कम हैं, हमको प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए बंदों की ज़रूरत है, तो ये डिसीजन कौन लेगा? मैनेजमेंट लेगा। जैसे कि अभी एपीएफसी की अगर वैकेंसी आई है, तो ये मैनेजमेंट का डिसीजन होगा, ठीक है, कि वो वैकेंसी आएँगी या नहीं आएँगी, आएँगी तो कितनी आएँगी, ठीक है। तो ये भी इंटरनल यूज़र्स के लिए, ये एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों के लिए है, ठीक है। कुछ नहीं था इसके अंदर, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसका ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टर्म्स हैं, आप इसको अगर क्वेश्चन आता भी है तो आप आंसर कर लोगे आराम से, ठीक है। हाँ, अब देखो, ये जो डेटा है अकाउंटिंग में लिया जाता है, हमने बोला कि इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ कौन-सा डेटा लिया जाएगा? जिसका मेज़रमेंट हो सके। सेकंड स्टेप था ना, मेज़रिंग, ठीक है? जिसका मेज़रमेंट हो चुके और जो क्या हो? फाइनेंशियल हो नेचर में, ठीक है? जिससे अकाउंट में क्या हो? लेन-देन का पता लग सके। तो सिंपल सी बात है, इसके जो कैरेक्टर्स होंगे, सिर्फ़ ऐसे क्वालिटेटिव कैरेक्टर होंगे। ये ये डेटा कैसा है? ये क्वांटिटेटिव है। ठीक है? लेकिन इसके क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स भी होते हैं, 4 होते हैं, आपको याद रखना है, आर, आर, यू, सी, ठीक है? रिलायबिलिटी, रेलेवेंस, अंडरस्टेबिलिटी, कंपैरेबिलिटी। मैं मोटे-मोटे तौर पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। सिंपल बात है, जो भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की गई, ठीक है? वो क्या होनी चाहिए? रिलायबल होनी चाहिए भई, ठीक है? झूठी इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए। रेलेवेंस, अब रेलेवेंस तो सिंपल बात है कि अगर मान लो कोई अगर हम स्टेटमेंट को इस तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं कि उसका कोई यूज़ ही नहीं है, हम किसी तरह का कोई कंपैरिज़न ही नहीं कर पा रहे, कोई एनालिसिस ही नहीं कर पा रहे, तो उसका कोई मतलब नहीं है, तो रेलेवेंट भी होना चाहिए। अंडरस्टैंडेबिलिटी, सिंपल बात है, कॉम्प्रिहेंसिबल होना चाहिए डेटा, डेटा समझ में आना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो कंपेरेबिलिटी। अब देखो, ये कंपेरेबिलिटी से मीनिंग क्या है इसका? कंपेरेबिलिटी से सिंपल मीनिंग है कि डेटा जो हम सिंपल बात है, एक इन्वेस्टर है, उसने इन्वेस्ट करना है, उसके पास 3 कंपनियों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट आई।
अब वो उन तीनों को कंपेयर करना चाहता है, तो कंपेरेबिलिटी कैसे होगी? जब तीनों के पैरामीटर क्या होंगे, 3 कंपनियाँ, तीनों के पैरामीटर क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। अब पैरामीटर सेम क्या होंगे? सिंपल बात मैं आपको बताता हूँ। कंपैरिजन तभी हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो फॉर्मेट है, अगर सब में सेम होगा तभी कंपैरिजन हो पाएगा ना, ठीक है? तो ये जो दिया गया है, ये दिया गया है कंपनीज़ एक्ट 2013 के शेड्यूल 3 में। शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज़ एक्ट, शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज़ एक्ट में इसका फॉर्मेट दिया गया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, और सभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का फॉर्मेट सेम रहता है, तभी कंपेरेबिलिटी बनती है, अदरवाइज नहीं बनती। तो RRUC, ये 4 फैक्टर हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कंपेरेबिलिटी। ये क्वेश्चन आ रखा है कि एक बार क्वेश्चन आया था 2017 में शायद आया था या 21 में आया होगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बनाई जाती हैं कंपनियों की, वो उसका फॉर्मेट कहाँ है? तो वो है कंपनीज एक्ट शेड्यूल 3 में, ठीक है? शेड्यूल 2 में कुछ और है, 1 में कुछ और है, हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? अगर एक बार क्वेश्चन आ रखा है तो दोबारा आएगा, ठीक है? मैं कुछ भी भूलता नहीं हूँ, डोंट वरी, मैं डिस्कस पक्का करूँगा। अब कहते हैं कि ऑब्जेक्टिविटी ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग कर रहे हो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है? सिंपल बात है कि रिकॉर्ड रहेगा बिजनेस ट्रांजैक्शन का, कैलकुलेशन करने के प्रॉफिट लॉस की, और फाइनेंशियल पोजीशन का पता लग जाएगा, ठीक है? और प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू इट्स यूजर्स। इसके बारे में एक-एक पैरा थे, मैंने सब डिलीट कर दिए, कोई काम के नहीं थे वो, इतना ही याद रखना है, ठीक है? बस ये 4 आपको पता होने चाहिए। अब लिमिटेशन क्या है भाई? हाँ, इसमें से क्वेश्चन बनता है, लिमिटेशन क्या है अकाउंट की, ठीक है? ये बहुत ही अच्छी बात है। अकाउंटिंग इज़ नॉट फुल्ली एग्ज़ैक्ट, कहते हैं कि पूरी तरह से सही नहीं हो सकती। ये पर्सनल जजमेंटल होती है, ठीक है? क्यों? क्योंकि देखो हम क्या करते हैं, अब मान लो बिज़नेस में कोई असेट यूज़ हुआ, असेट या असेट का मतलब होता है कोई मशीनरी यूज़ हुई मान लेते हैं। अभी आपको लग रहा होगा ना सारा थ्योरी-थ्योरी आ रही है, प्रैक्टिकल पार्ट भी आएगा, सब कुछ आएगा। उससे पहले आप थोड़ा बेसिक बना लीजिए, आगे के लेक्चर जो आएँगे उसमें सब कुछ आएगा, ठीक है? अब देखो मशीनरी है जैसे कोई, ठीक है? हम क्या सोचते हैं वो हर साल ना वो डाउनग्रेड हो रही है या उसको वियर एंड टियर हो रहा है उसका, तो उस पे डेप्रिसिएशन लगा देते हैं, ठीक है? और उसकी लाइफ सोच लेते हैं कि ये 10 साल ही चलेगी। तो ये ऐसे एग्ज़ैक्ट नहीं होता ना 10 साल चलेगी, हो सकता है वो 2 साल चले, हो सकता है 3 साल चले, हो सकता है 25 साल चलती रहे। हम अपनी तरफ से लाइफ मान लेते हैं उसकी, अपनी तरफ से सोच लेते हैं वो 10% घिस गई इस साल, ठीक है? तो ये सारे के सारे हैं पर्सनल जजमेंट्स हैं, ठीक है? तो ये फुल्ली एग्ज़ैक्ट नहीं होती, इसलिए कहता है ये लिमिटेशन है इसकी। बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, ये हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है? असेट्स आर रिकॉर्डेड, अब देखो असेट्स यानी कि हमने कोई मशीनरी ली मान लेते हैं, या कोई बिल्ड मशीनरी ही ली, रिकॉर्डेड एट देयर ओरिजिनल परचेज प्राइस विच में नॉट रिप्रेजेंट देयर करंट मार्केट वैल्यू, चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ मनी आर नॉट कंसिडर्ड। अब देखो क्या होता क्या है, अकाउंट में क्या करते हैं, अभी हमने मान लो 20 लाख की एक मशीन ली, ठीक है? हम क्या करते हैं हर साल उस पे डेप्रिसिएशन लगाते हैं 10%, और हर साल 10% डेप्रिसिएशन लगाते हैं, अगले साल 18-16 लाख उसकी वैल्यू लगाते रहते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि भाई उसकी वैल्यू बढ़ जाती है इन्फ्लेशन के कारण, या डिफ्लेशन के कारण घट जाती है, ठीक है? हम इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को दोनों को काउंट नहीं करते। अगर मान लो हमने कोई लैंड 2 करोड़ में खरीदी, आज वो 10 करोड़ की भी हो गई, तो हम उसको 2 करोड़ का ही ले रहे होते हैं बार-बार, ठीक है? अगर हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब होता है जो हमें कॉस्ट लगी थी उस चीज़ की प्रेज़ेंट मतलब खरीदते टाइम, ठीक है? हम उसको रिकॉर्ड करते रहते हैं। सिंपल बात है, चेंज इन द वैल्यू ऑफ मनी हम काउंट नहीं करते, ठीक है? तो ये एक सेकंड लिमिटेशन है। इग्नोर्स क्वालिटेटिव एलिमेंट्स, ये तो हम बता ही चुके हैं कि सिर्फ क्वांटिटेटिव, सिर्फ ट्रांजैक्शंस जो कि अकाउंट को मॉनेटरी टर्म्स में होती हैं, हम उसको ही लेते हैं, ठीक है? लाइक कोई ब्रांड वैल्यू होती है, किसी की कोई गुडविल होती है, ठीक है? गुडविल होती है, उसको हम कोई भी फैक्टर अकाउंटिंग में काउंट नहीं कर पाते, ये भी एक लिमिटेशन होगी, ठीक है? इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस, हम ऊपर बता चुके हैं अभी, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन को हम काउंट नहीं करते। फाइनेंशियल स्टैंडर्ड ऑपरेट विद द असम्पशन दैट द वैल्यू ऑफ मनी रिमेन्स स्टेबल, भी वही वैल्यू है, ₹1 की वैल्यू आज 1 ही है, चाहे डॉलर कितना भी ऊपर चला जाए। कहता है विंडो ड्रेसिंग, ये बड़ा ही अच्छा एग्जांपल है भाई। विंडो ड्रेसिंग कैसे? भाई हमने शो कर रखा है अभी हमारे जो प्रॉफिट हैं दुनिया में सबसे अच्छे हैं, ठीक है? हमारी जो पॉलिसीज़ हैं वो दुनिया में सबसे अच्छी हैं। इस तरह से अकाउंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी मैनेज कर दी, और इस तरह से नोट्स ऑफ अकाउंट्स भी मैनेज कर दिए, ठीक है? और सब कुछ जो भी है वो इस तरह से मैं फाइनेंशियल पोजीशन को बहुत अच्छा दिखा रखा है, लेकिन अंदर से क्या है, खोखला है सिस्टम। जैसा कि 2008 में हुआ, सत्यम कंपनी ने किया था, ठीक है? तो आँखों में धूल झोंकने का काम भी किया जा सकता है, विंडो ड्रेसिंग की जा सकती है। लाइक अपने किसी शॉप पे जब चढ़ते हैं कई बार, तो बाहर डम्मी में देखते हैं, वॉव! इतने सुंदर-सुंदर प्रोडक्ट, अंदर जाते हैं कुछ नहीं मिलता, वो वाला सिस्टम है विंडो ड्रेसिंग। तो यही लिमिटेशन थी, ठीक है?
उसके बाद आती है बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। आपको मज़ा आ जाएगा जब आप एक बार बेसिक टर्म्स पढ़ लोगे, तभी अकाउंटिंग रियल में स्टार्ट होगी आपकी, ठीक है, उससे पहले नहीं स्टार्ट हो सकती अकाउंटिंग। अब कहता है भी एंटिटी क्या होती है। एंटिटी सिंपल सी बात है कि कोई बिजनेस जो है वो क्या होता है, किसी ओनर से अलग होता है। एवरी बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर, ठीक है, ओनर से अलग होता है, वो उसकी इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस होती है, ठीक है। बिजनेस एंटिटी मींस स्पेसिफिकल आइडेंटिफाइबल बिजनेस एंटरप्राइज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स ओनर, ओनर से उसका कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है, ये याद रखिएगा। ट्रांजैक्शन मैं आपको बता चुका हूँ, जिसको भी मेजरमेंट किया जा सकता है, रिसीट ऑफ मनी, पेमेंट टू ए क्रेडिटर, किसी उधारियों को पैसे देना, ठीक है, कोई एक्सपेंस होना, ठीक है, परचेज ऑफ गुड्स, यानी कि जिससे भी बैलेंस क्या होगा, अकाउंट बैलेंस क्या होगा, चेंज होगा ना, वो ट्रांजैक्शन है, ठीक है। सेकंड असेट्स, असेट्स का मतलब होता है परमानेंट प्रॉपर्टी होती है किसी की, ठीक है, प्रॉपर्टी होती है। असेट्स आर द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ एन एंटरप्राइज दैट कैन बी यूजफुली एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। इसको एक्सप्रेस तो मॉनेटरी टर्म में किया जाता है, ठीक है, लेकिन ये क्या होती है, बिजनेस की प्रॉपर्टी होती है। असेट्स आर द आइटम्स ऑफ द वैल्यू यूज्ड बाय बिजनेस इन इट्स ऑपरेशंस, जो कि उसके ऑपरेशंस में काम आती है। इसमें क्या क्या चीज़ें आती होंगी, देखो, इसमें आता होगा लैंड, ठीक है, कोई ट्रांसपोर्टेशन के लिए व्हीकल्स हैं, लाइक ट्रक्स हैं, ठीक है, या कुछ भी है, ठीक है। और ये जो होती हैं, ये सारी की सारी क्या कहलाती हैं, असेट्स कहलाती हैं, ठीक है। अब असेट्स में ना टाइप्स होते हैं, ठीक है, मैं आपको टाइप्स एक्सप्लेन करता हूँ, आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। देखो भाई, असेट्स है ना, ब्रॉडली होती हैं दो तरह की, करंट असेट्स और नॉन करंट असेट्स, ठीक है, करंट असेट्स और नॉन करंट असेट्स। अब देखो इसमें होता क्या है, करंट असेट्स और नॉन करंट असेट्स को अगर डिफरेंशिएट करना है आपने, आपको एक ही चीज़ याद रखनी है। मान लो मैं डेटा रिकॉर्ड कर रहा था, ठीक है, मैंने लैंड को रिकॉर्ड किया कि लैंड जो है वो 10 लाख की लैंड है, ठीक है, 10 लाख की, और कोई मशीनरी है, ठीक है, वो है 1 लाख की। तो ऐसी चीज़ें, ऐसी चीज़ें, ठीक है, जो अगले साल में सेटल हो जाएंगी, अगले साल यानी कि नेक्स्ट आने मान लो मैं 31 मार्च को मेरा क्या ख़त्म हुआ, मेरा फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हुआ, ठीक है, मैं 1 अप्रैल से लेके अगली 31 मार्च तक, अगर करंट ऐसी असेट्स जिनमें चेंज आएगा, जिनकी वैल्यू में चेंज आएगा, चेंज क्यों आएगा, वो या तो वो सेटल हो जाएंगी, ठीक है, या वो सेटल हो जाएंगी, या उनकी उनकी वैल्यू में चेंज आएगा, ठीक है, तो वो करंट असेट्स हैं। और ऐसी असेट्स जिनमें चेंज नहीं आएगा आने वाले 12 मंथ्स में, जो सालों साल ऐसी ही रहेंगी, वो नॉन करंट असेट्स होती हैं, ठीक है। तो करंट असेट्स कौन सी होती है, पहले देखते हैं। करंट इन्वेस्टमेंट, लाइक हमने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है जो कि रियलाइज हो जाएगा, जिसका इंटरेस्ट अगले साल के अंदर अंदर, ठीक है। इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज का मतलब होता है स्टॉक्स। कोई देखो भाई स्टॉक्स पड़ा है किसी के पास, मान लो कोई गुड्स बनाता था, उसके पास इस बार 1000 गुड्स पड़ी हैं, तो वो 1000 की 1000 थोड़ी पड़ी रहेंगी 12 महीने, 12 के महीने में कुछ ना कुछ बिक जाएंगी, या कुछ ना कुछ और बना लेगा और बढ़ जाएंगी। इन्वेंट्रीज का मतलब स्टॉक होता है, इस पे पूरा टॉपिक है, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है भाई, देखो भाई किसी से पैसा उधार लेना है, किसी को कोई आइटम दी थी, ए ने बी को कुछ बेचा, ठीक है, ए ने बी को कुछ बेचा, ये है सेलर, ध्यान से सुनना, ये है परचेजर, ठीक है, ठीक है। तो अगर बी को कुछ बेचा और बी ने इसको पैसे अभी नहीं दिए, वो बाद में देगा, तो बी जो है वो ए के लिए क्या है, ट्रेड रिसीवेबल है, ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। तो ये ट्रेड रिसीवेबल हो गया कोई, ठीक है। और हो गया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कोई चीज़ है चाहे कैश है या कैश के इक्विवेलेंट है, ठीक है, अगर वो आने वाले 12 मंथ में चेंज हो जाएगी। शॉर्ट टर्म लोन, देखो शॉर्ट टर्म लोन जो अगले साल में भरे जाएंगे, ठीक है, या एडवांसेस, लाइक कोई ओडी ओवरड्राफ्ट लिया होता है या कुछ ऐसा, और अदर करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स तो ये होगी खत्म, आप समझ गए होंगे 12 महीने में जिनमें चेंज आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट में क्या आता है, सबसे इंपॉर्टेंट फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स वही लैंड, ठीक है, या कोई अदर चीज जो फिक्स रहेंगी, जो अगले साल अगले 12 महीनों में जिनमें चेंज नहीं होने वाला। अब देखो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, ऐसी इन्वेस्टमेंट जो 5 या 10 साल की है, ठीक है, अगले साल में उस पर कोई चेंज नहीं आने वाला। डेफर्ड टैक्स एसेट्स, इस पे भी एक टॉपिक है, मैं आपको करवा दूंगा। वैसे डेफर्ड टैक्स एसेट्स का मतलब ये होता है जो टैक्स अभी नहीं भरना, ठीक है, वो अभी भरना ही नहीं कुछ सालों में, ठीक है। लॉन्ग टर्म
लोन एंड एडवांसेस, ऐसे लोन जो लॉन्ग टर्म है, ठीक है, और अदर नॉन करंट। अब देखो फिक्स एसेट्स अपने आप में कितने टाइप की होती हैं, दो टाइप की होती है, मेजर दो टाइप की होती है, इन्होंने लिख रखा चार टाइप की, बट दो टाइप की होती है। टेंजिबल, ऐसी जिन्हें देखा जा सकता है, जिन्हें फील किया जा सकता है, टेंजिबल जो मतलब फिजिकल जो है, ठीक है, और इंटेंजिबल, इंटेंजिबल क्या होगी, लाइक हम कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, ठीक है, कंपनी के बिजनेस को रन करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, या कोई लाइसेंस है जो 10 साल के लिए लिया गया है कोई काम को करने के लिए, तो वो इंटेंजिबल एसेट है और ये टेंजिबल एसेट है, ठीक है। इनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखो, जो भी टेंजिबल एसेट होती है, लाइक कोई बिल्डिंग होती है, ठीक है, एक बार मानता हूं मैं, जस्ट बिल्डिंग होती है, या कोई भी कोई मशीनरी है, तो इनका वियर एंड टीयर होता है हर साल, यानी कि ये हर साल पुरानी होती है और इनमें थोड़ा सा घिसती है, मतलब सिंपल बातों बोलो तो जो वो घसती है, तो इनका होता है डेप्रिसिएशन। क्या होता है? डेप्रिसिएशन, ठीक है। लेकिन अगर इंटेंजिबल होती है कोई चीज, इंटेंजिबल, इनका होता है अमोर्टाइजेशन। याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अगर इंटेंजिबल गुड्स के डेप्रिसिएशन को क्या कहते हैं? अमोर्टाइजेशन। लेकिन टेंजिबल गुड्स में क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन। ये दो टर्म्स हैं अलग अलग, आप याद रखिएगा, ठीक है। मुझे याद आया, मैंने बता दिया, आगे बहुत बार आएगा ये, डोंट वरी। उसके बाद आता है लाइबिलिटीज, ऊपर था असेट्स, अब आता है लाइबिलिटीज। अब है भाई डेट्स या रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कोई भी कंपनी है, उसकी कोई ओब्लिगेशन होंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी या डेट होंगी, ठीक है, जो फ्यूचर में उसने देनी है, तो वो उसके लिए अभी क्या है? लाइबिलिटी है। दे रिप्रेजेंट्स क्रेडिटर्स क्लेम ऑन फर्म असेट्स। देखो, ये रिप्रेजेंट करती है क्रेडिटर्स, यानी कि उधार देने वाले के क्लेम को फर्म्स के असेट पे, ठीक है। असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस, ठीक है। तो ये इक्वेशन जो है हम बहुत बार फॉलो करेंगे, ठीक है, बहुत बार फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। बोथ स्मॉल एंड बिग बिजनेसेस फाइंड इट नेसेसरी टू बोरो मनी एट वन टाइम और अदर। सिंपल बात है, चाहे जितना भी बड़ा हो, ठीक है, अंबानी को भी लोन लेना पड़ता है, ठीक है, गुड्स को परचेज करने के लिए, या उधार ले जाते हैं गुड्स, ठीक है, तो वो लाइबिलिटीज होती है। जितना भी उधार का काम होता है, आपको वर्ड से ही पता लग रहा होगा लाइबिलिटीज होती क्या है, ठीक है, लाइबिलिटीज होती क्या। अब देखो, लाइबिलिटी भी जैसे असेट्स दो टाइप की थी, करंट और नॉन करंट, सेम लाइबिलिटीज भी क्या होंगी? नॉन करंट और करंट दो टाइप। करंट जो अगले साल में आने में सेटल हो जाएंगी, नॉन करंट जो अभी सेटल नहीं होंगी। यही डेफिनेशन है, सिर्फ और सिर्फ यही डेफिनेशन है। सेम ऑप्शंस नीचे दे रखे हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब बताइए, एक कंटीजेंट सेट, एक असेट और भी टाइप की होती है भाई, असेट और सॉरी, ये असेट भी होती है और ये क्या होती है? लाइबिलिटीज भी होती है, लाइबिलिटी भी होती है, ठीक है। ये जो कंटिजेंट है, कंटिजेंट है ना, पता क्या होता है? देखो, कंटिजेंट में क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, अच्छा अच्छी चीज है। कंटिजेंट क्या होता है? जिसके बारे में अता पता नहीं है अभी भाई, फ्यूचर में क्या होगा। हो सकता है, अगर कोई कंटिजेंट असेट है, हो सकता है वो बेनिफिट दे जाए, हो सकता है वो हमारे से चली जाए, ठीक है। या फिर लिखा है कि बिजनेस माइट गेन इन फ्यूचर बट इट इज नॉट सर्टेन येट, पता नहीं भाई होगा या नहीं, ठीक है। इसको हम रिकॉर्ड तो करते हैं, बताता हूं कैसे रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। कंटिजेंट असेट विच इज नॉट सर्टेन, नॉट सर्टेन येट, ठीक है, सिंपल बात है। इसमें क्या होता है? इसमें क्या क्या ऑप्शंस आएंगे? सिंपल है, मान लेते हैं कोई कोर्ट केस चल रहा है, ठीक है। कोर्ट केस में हो सकता है कि हमारे को वो मिल जाए एसेट, और हो सकता है ना मिले। अगर मिल गए, अब देखो, अब ये किस पे डिपेंड करता है? कोर्ट केस इन कंपनीज फेवर। अगर फेवर में आ गया तो वो एसेट बन जाएगी, अगर फेवर में नहीं आया तो वो लाइबिलिटी बन जाएगी, ठीक है। इंश्योरेंस क्लेम पेंडिंग, मान लो हमने 100 रुपए के सामान का इंश्योरेंस कर रखा था, लेकिन हमें मिले 25 रुपए, ठीक है, और 75 डूब गए। तो जो डूबने, जो केस जब तक पेंडिंग है इंश्योरेंस का, तब तक वो असेट क्या रहेगी? वो कंटिजेंट एसेट रहेगी, ठीक है। और टैक्स रिफंड अंडर अपील। अब मान लो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हमने, इनकम टैक्स है जीएसटी में, जीएसटी रिटर्न भरते हैं क्वार्टरली, ठीक है, जीएसटी हमने रिटर्न फाइल किया, हमें लग रहा है कि हमारा 20,000 पे क्या आएगा? रिफंड आएगा। लेकिन वो 20,000 पे रिफंड जरूरी तो नहीं आएगा, हो सकता है कोई क्लोज लग जाए और 10,000 ही आए, ठीक है। तो वो तब तक क्या है? कंटिजेंट असेट है, असेट या लाइबिलिटी, ठीक है। तो याद रखिए कंटिजेंट, कंटिजेंट का मतलब होता भी ये है कि इम्पेंडिंग, अभी पता नहीं कि उसमें होगा क्या, ठीक है। अब देखो, अब इन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कहाँ करते होंगे? इन असेट्स को कौन से अकाउंट्स में रखते होंगे अपने? क्या रखते होंगे? देखो, एक ना अपनी जो अकाउंटिंग है ना, वो एक प्रिंसिपल को फॉलो करती है, उसको बोलते हैं कंजर्वेटिज्म, ठीक है। कंजर्वेटिज्म मतलब प्रूडेंस, प्रूडेंस मतलब जब तक ऐसा लगे कि नुकसान हो सकता है, तो उसको फुल नुकसान मान लेता है अकाउंटिंग, ताकि जब अगर फायदा हो तो अच्छा फील हो, सिंपल बात है। ये प्रूडेंस क्या होता है कि हम चलते हैं एकदम कंजर्वेटिव थॉट्स पे ऊपर चलते हैं, ठीक है, सिद्धांत के ऊपर चलते हैं, कंजर्वेटिज्म। इसमें क्या होता है कि इसमें सिंपल है कि अगर नुकसान होने का चांस भी है ना, हम 100% नुकसान ही काउंट कर लेते हैं उसको, ठीक है।
तो अभी आगे आएंगे प्रिंसिपल, हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो वही बात लिखी है, करंट असेट्स और लायबिलिटी इन्वॉल्व इन ऑपरेटिंग साइकिल। जो साइकिल चल रहा है करंट असेट्स उनमें क्या होती है, इन्वॉल्व होती है। साइकिल चल रहा है जो 12 मंथ के अंदर अंदर है। करंट असेट्स एंड लायबिलिटी आर रियलाइज्ड और सेटल्ड, वो 12 मंथ्स में या तो रियलाइज हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगी, ठीक है। करंट आइटम्स आर प्राइमरी फॉर ट्रेडिंग, सिंपल बात है। अब देखो इसने ये बात लिखी है, बहुत अच्छी बात लिखी है। अब देखो कैसे कहता है कि जो करंट असेट्स और लायबिलिटीज है ना, देखो मैं एनसीईआरटी से पढ़ा रहा हूँ, इससे बाहर नहीं जाता पेपर यूपीएससी का, ठीक है। ओके, अब देखो करंट आइटम्स आर प्राइमरली फॉर ट्रेडिंग, अब मैं बताता हूँ वो कैसे। देखो नॉन करंट जो है वो क्या है, वो असेट्स हैं। कोई लाइसेंस ले लिया, ठीक है, लाइसेंस लेने से बिजनेस बढ़ता है घटता है, नहीं बढ़ता घटता, बस वो तो एक लाइसेंस होता है कि आप बिजनेस कर सकते हो, ठीक है। अब मान लो कोई लैंड ले ली, वो तो जरूरी ही है, उससे कुछ बिजनेस बढ़ता घटता है, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन करंट आइटम्स क्या होती हैं, जैसे कि इन्वेंट्री हो गई, इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक हो गया, उस पे तो डिपेंड करता है ना कि हम कितना बिजनेस करेंगे। जितनी ज़्यादा इन्वेंट्रीज होंगी या जितनी हम प्रोड्यूस करेंगे, जितनी हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, चाहे मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है, चाहे नॉन मैन्युफैक्चरिंग है, कोई मान लो बिजनेस जो है नॉन मैन्युफैक्चरिंग है, दोनों पे ये चीज़ लागू होती है। जो मान लो ये कोई सर्विसेज प्रोवाइडर एजेंसी है, कोई सर्विस प्रोवाइडर है, तो इसकी जो जो भी प्रॉफिट और लॉस अकाउंट होंगे, ठीक है, या जितने भी इनकम और एक्सपेंसेस होंगे, हमारे लिए इनकम के, हमारे लिए बिजनेस के लिए कौन से इंपॉर्टेंट है, जो हर साल होती है ट्रांजेक्शन्स वो, या कि वो जो नॉन करंट है 10 साल में एक बार होती है। तो इसमें सीधी बात लिखी गई है, करंट आइटम्स आर प्राइमरली फॉर ट्रेडिंग, ठीक है। ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं शेयर मार्केट ट्रेडिंग, यानी कि वो कोई बिजनेस चल रहा है, वो जो प्रोडक्ट बना रहा है या कोई सर्विस प्रोवाइड करा रहा है। करंट आइटम्स आर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये ऊपर बात लिखी गई थी, सेम टू सेम चिपकाई हुई है, कुछ नहीं है, ठीक है। या तो वो कैश होगी, कैश भी चेंज होता रहता है, और या फिर वो कैश के इक्विवेलेंट होगी, काइंड ऑफ गोल्ड, ठीक है। अब आता है कैपिटल। कैपिटल क्या होता है भाई, कैपिटल भाई देखो भाई, अपने ने एक बात ध्यान रखी कि जो बिजनेस एंटिटी, ऊपर आया था एक एंटिटी, मैं खराब बोल लिखता हूँ ना यार, कोई बात नहीं, आई विल इम्प्रूव माई सेल्फ, मैंने पूरी जिंदगी यही की है, ठीक है। बिजनेस एंटिटी, अब देखो बिजनेस एंटिटी जो होती है वो डिफरेंट होती है किससे, ओनर से। अब ये कैपिटल कंसेप्ट कहाँ से आया, सिंपल बात है, ओनर ने बिजनेस स्टार्ट करना है, उसने डाला बिजनेस में पैसा, तो वो पैसा क्या कहलाएगा भाई, कैपिटल कहलाएगा, ठीक है। तो ये बिजनेस के लिए क्या होगी, बिजनेस के लिए हो गई लाइबिलिटी, कि भाई इसने पैसा लिया है खुद के चलने के लिए, किससे, ओनर से। और ओनर के लिए क्या होगी, वो ओनर का अकाउंट अगर सेटल करेगा तो वो बोलेगा कि ये मेरे लिए असेट होगी, मैंने इन्वेस्ट कर दिया, अब मेरे को पैसा आएगा उससे, ठीक है। मैं एकदम लेमन लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ, आप सुनते रहेंगे, आपको समझ आता रहेगा, धीरे धीरे मजा आना स्टार्ट होगा, अभी नहीं होगा, ठीक है। कैपिटल, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द फर्म इज नोन एज कैपिटल। इट मे बी ब्रोट इन द फॉर्म ऑफ कैश, कैश भी लगा सकता है, या कोई एसेट दे सकता है, हो सकता है अपनी बिल्डिंग दे दे। बाय द ओनर फॉर द बिजनेस एंटिटी, कैपिटल इज एन ओब्लिगेशन। देखो बिजनेस एंटिटी के लिए वो क्या होगी, ओब्लिगेशन होगी, ओब्लिगेशन मतलब वो क्या होगी, लाइबिलिटी होगी, एक क्लेम ऑन द असेट ऑफ द बिजनेस, ठीक है। इट इज देयरफॉर शोन एज कैपिटल ऑन द लाइबिलिटीज साइड ऑफ द बैलेंस शीट, ठीक है। तो ये लाइबिलिटी साइड पे आ जाती है, ठीक है, जो भी ओनर देता है। अब देखो इसका अपोजिट होता है एक ड्रॉइंग्स, ये तो इन्वेस्ट की थी कैपिटल, इसका अपोजिट होता है ड्रॉइंग्स, हम आगे पढ़ेंगे, मैं बता देता हूँ। अगर मान लो ये ओनर क्या करता है, बिजनेस में से अपने पर्सनल यूज के लिए या किसी भी तरीके के यूज के लिए, या सोचता है कि बिजनेस भी चल सकता है और उसमें से पैसे कुछ निकाल लेता है, तो उसे बोलते हैं ड्रॉइंग्स। चाहे मान लो 100 रुपए इन्वेस्ट किए हुए, तो उसको लगा 90 में काम चल जाएगा, 10 निकाल लेता है, तो उसे बोलते हैं ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स मतलब पैसे निकालना। अब बता सेल्स, सेल्स सिंपल है, देखो सेल्स, रिवेन्यू और टर्नओवर, ये तीनों सेम चीजें हैं, ठीक है। सेल्स आर टोटल रिवेन्यूज फ्रॉम द गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड और प्रोवाइडेड टू कस्टमर्स, ठीक है, इन एनी फाइनेंशियल ईयर, इन एनी फाइनेंशियल और स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड, चाहे वो क्वार्टरली भी हो सकता है, ठीक है। मैं क्वार्टरली और फाइनेंशियल ईयर पे क्यों जोर दे रहा हूँ, सिंपल है, जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं वैसे नॉर्मली जैसे टैक्स काउंटिंग हो गई, तो उसके लिए कंपनीज एक्ट में दे रखा है भाई कि हम क्या करेंगे, फाइनेंशियल ईयर वाइज चलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर यही बिजनेस एंटिटी लिस्टेड है कहाँ पे, स्टॉक एक्सचेंज में, तो उनकी रिपोर्ट्स क्या होती हैं, क्वार्टरली होती हैं भाई, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब रिवेन्यूज क्या होता है, मैंने बोला कि सेल्स रिवेन्यू, दीज आर द अमाउंट ऑफ द बिजनेस अर्नड बाय सेलिंग इट्स प्रोडक्ट्स एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू कस्टमर्स, कॉल्ड सेल्स रिवेन्यू। वही सेल और रिवेन्यू एक ही बात है, सेल्स रिवेन्यू, सेल रिवेन्यू, सेल्स रिवेन्यू या सेल्स रिवेन्यू या टर्नओवर, ठीक है।
अदर आइटम्स ऑफ रिवेन्यू कॉमन टू मैनी बिजनेसेस आर कमीशन। अब देखो कमीशन की फॉर्म में भी रिवेन्यू जनरेट हो सकता है, ठीक है, और इंटरेस्ट की फॉर्म में हो सकता है, डिविडेंड की फॉर्म में। अब डिविडेंड क्या होता है, ये सब कुछ आएगा भाई आगे। रॉयल्टीज क्या होती है, रॉयल्टीज बुक्स की आती हैं या कुछ कॉपीराइट इश्यूज की आती हैं, ठीक है। रेंट रिसीव्ड आएगा किसी को, तो ये रिवेन्यूज बोलेंगे। सेल्स में सिर्फ प्रोडक्ट आते हैं, लेकिन ओवरऑल रिवेन्यू में सब कुछ आ जाता है, ठीक है। अब आता है एक्सपेंसेस। देखो भाई एक्सपेंसेस होते हैं दो टाइप के, इसमें नहीं दे रखा होगा ये। एक्सपेंसेस होते हैं दो टाइप के, कौन से होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। देखो मैं कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा था, मैं कोई गुड्स बना रहा था, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा था भाई, ठीक है। उसके लिए मेरे को रॉ मटेरियल में पैसे लगे, ठीक है। फिर उसको प्रोसेसिंग करने के लिए मेरे पास कुछ और उस पर कुछ प्रोडक्ट लगते हैं, लाइक जो भी रॉ मटेरियल लगता है उसको बनाने में लेबर लगती है फिक्स। जो भी चीज़ें प्रोडक्ट के बनने से पहले यूज होंगे, पहले एक्सपेंस होंगे, जो भी एक्सपेंस जो प्रोडक्ट के बनने से पहले होंगे, प्रोडक्ट के बनने से पहले होंगे वो कराएंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और प्रोडक्ट के बनने के बाद वो होंगे इनडायरेक्ट। प्रोडक्ट के बनने के बाद और बेचने से पहले जो एक्सपेंसेस होंगे वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। वो कैसे होते हैं, देखो देखो भाई ऐसे। अब देखो ट्रांसपोर्ट हो गया, प्रोडक्ट तो बन चुका है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो चुके हैं, ट्रांसपोर्ट हो गया तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा, ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा, ठीक है। ट्रांसपोर्ट हो गया या उसकी मार्केटिंग हो गई तो वो क्या कहलाएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाएंगे, ठीक है। अब देखो कॉस्ट इनक्रीमेंट बिजनेस इन प्रोसेस और ऑफ अर्निंग रेवेन्यू आर नोन एज एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस तो सारे हो गए, मैंने आपको थोड़ा डीप बता दिया। जनरली एक्सपेंसेस आर मेजर्ड बाय द कॉस्ट ऑफ असेट्स कंज्यूम्ड और सर्विस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड के अंदर असेस किए जाते हैं वो। द यूजुअल आइटम्स ऑफ एक्सपेंस आर डेप्रिसिएशन। अब देखो डेप्रिसिएशन, लाइक ये तो इन्होंने एसेट की बात कर दी, मैं एक्सपेंसेस की बात कर रहा था, ठीक है। रेंट, वेजेस, सैलरीज, ठीक है। तो मैंने एक एस्पेक्ट बता दिया डायरेक्ट इंडायरेक्ट, और ये दूसरा इन्होंने लिख दिया। अब देखो एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर में फर्क क्या है, फर्क क्या है। स्पेंडिंग मनी ऑन लायबिलिटी फॉर सम बेनिफिट सर्विसेज प्रॉपर्टी रिसीव्ड इन कॉल्ड एक्सपेंडिचर। बड़े जो होंगे ना, जो असेट्स पे खर्चे होंगे बड़े वाले, ठीक है, परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ गुड्स, बड़े जो खर्चे होंगे, फर्नीचर खरीद लिया, ठीक है, ये एक्सपेंडिचर के एग्जांपल है। लेकिन जो ट्रेडिंग के लिए यूज होते हैं ना, जो भी होता है, जो एक फाइनेंशियल ईयर में 12 मंथ में होंगे, ठीक है, वो होंगे एक्सपेंसेस काउंट होंगे। और जो एक्सपेंडिचर जो कि सालों में एक बार होते हैं, ठीक है, वो होंगे एक्सपेंडिचर। इफ द बेनिफिट ऑफ एक्सपेंडिचर इज एग्जॉस्टेड विद इन ए ईयर इट इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस। मैंने बोला कि जो ट्रेडिंग के लिए फाइनेंशियल ईयर के अंदर अंदर होंगे 12 मंथ, देखो मैंने लिखा 12 मंथ, तो अगर यही एक्सपेंस एक साल में ही एग्जॉस्ट हो गए सारे, तो वो एक्सपेंस बन जाएंगे, एक्सपेंडिचर नहीं रहेंगे। फिर वो एक्सपेंडिचर होता है लॉन्ग टर्म, ठीक है, जैसे करंट और नॉन करंट एसेट्स थी, ठीक है। ऑन द अदर हैंड द बेनिफिट ऑफ एन एक्सपेंडिचर लास्ट फॉर मोर देन ए ईयर इट इज ट्रीटेड एज एन एसेट आल्सो कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। अगर कोई एक्सपेंस ऐसा है जो एक साल से ज्यादा चल गया तो वो एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आ जाएगा। सिंपली एक्सपेंस जो होते हैं वो होते हैं 12 मंथ के अंदर अंदर रियलाइज होने वाले, और एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो रियलाइज होंगे मोर देन 12, ठीक है। प्रॉफिट आप सबको पता है, excess of revenues over a period over its expenses during an accounting year, profit। अब प्रॉफिट और गेन में फर्क क्या है भाई, प्रॉफिट और गेन में फर्क क्या है। प्रॉफिट दैट अराइजेस फ्रॉम इवेंट्स और ट्रांजैक्शन व्हिच आर इंसिडेंटल टू बिजनेस सच एज सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अगर फिक्स्ड एसेट्स को बेच के, लाइक कोई बिल्डिंग खरीद रखी 2 करोड़ की, वो 3 करोड़ की बिक गई, लेकिन ये जो है वो बिजनेस, बिल्डिंग बेचना जो है वो उसका प्राइम मोटिव नहीं है कंपनी का, उसका वो ट्रेडिंग किसी चप्पलों की करता है मान लो, तो ये जो होगा वो उसको बोलेंगे गेन है ये, ठीक है। लेकिन प्रॉफिट जो होगा वो जो बिजनेस वो करता है, ठीक है, जो वो काम करता है अगर उससे होगा तो वो प्रॉफिट। अगर कोई फिक्स एसेट बेच के किसी बिजनेस को फायदा होता है तो वो होगा गेन, ठीक है। लॉस, लॉस प्रॉफिट का उल्टा है, ठीक है। अब देखो भाई डिस्काउंट, ये मस्त चीज़ है भाई डिस्काउंट। वो कैसे, देखो डिस्काउंट तो हमेशा मस्ती लगता है, ठीक है। अब कहते हैं कि उसने बेची, कुछ गुड्स बेची और उसको किसी को डिस्काउंट दिया गया, तो वो डिस्काउंट होता है, सिंपल है। इट इज ऑफर्ड इन 2 वेज, 2 वेज में मिलता है। ऑफर डिडक्शन ऑफ एग्रीड परसेंटेज ऑफ लीस्ट प्राइस एट द टाइम सेलिंग गुड्स इज वन वे टू गिविंग डिस्काउंट, सच डिस्काउंट है ट्रेड डिस्काउंट। अगर मान लो किसी ने परसेंटेज ऑफ दे दिया सीधा कि 10%, 20%, ठीक है, इस तरह से ऑफ दे दिया तो वो ट्रेड डिस्काउंट है, ठीक है। अब देखो ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट, एक मिनट, हाँ ठीक है। और एक डिस्काउंट और होता है,
उसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। ये क्या होता है, देखो सिंपल है, किसी ने बोला कि अगर तू 10 हफ्ते में पैसे दे देगा 10 वीक में तो 10%, अगर तू 5 वीक में दे देगा तो 20%। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मेट होता है 1/10, अगर 10 दिन के अंदर अंदर दी तो 1%, अगर 2/5 अगर 5 दिन के अंदर दी तो 2%। तो इस तरह से लिखा जाता है। 2.5% मिलेगा अगर 20 दिन। तो ये क्वेश्चन आ चुका है 2017 में एक। ठीक है, इसको आगे डिस्कस करेंगे। डिस्काउंट्स होते हैं एक दो तरह के। ठीक है, एक डिस्काउंट वो भी होता है कि जिसमें 5 गुड्स लो तो 4 गुड्स फ्री दे, 1 गुड्स फ्री दी जाएगी। ठीक है, तो ये सब करेंगे अपने। वाउचर, आपको वैसे डिस्काउंट का टॉपिक नॉर्मल लगेगा, बिल्कुल ईजी टॉपिक है, ये आएगा आगे, एकदम नॉर्मल लगेगा। इस पर अपने न्यूमेरिकल करेंगे एक दो और आपको अच्छे समझ आ जाएगा। वाउचर, वाउचर क्या होता है भाई? वाउचर क्या होता है? वाउचर सिंपल चीज़ है। वाउचर क्या होता है भाई? हमने ट्रांजेक्शन को क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। तो भाई हमें प्रूफ चाहिए तभी रिकॉर्ड करेंगे। प्रूफ क्या होता है? एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड वाउचर, सिंपल। ठीक है, अब आती है गुड्स। गुड्स जो हम बना रहे हैं बेचने के लिए। ठीक है, इट रिफर्स टू द प्रोडक्ट इन विच बिजनेस यूनिट इज डीलिंग, जो बेचना चाहती है वो। ठीक है, ड्राइंग्स में बता चुका हूँ आपको, ड्राइंग्स में आपको बता चुका हूँ। ड्राइंग्स मतलब अगर ओनर पैसा कुछ निकालता है, विड्रॉल ऑफ मनी। ठीक है, बता चुका हूँ पर आपको। परचेजेस, सिंपल बात है, बिजनेस ने कुछ प्रोक्योरमेंट करी गुड्स का तो उसको बोलते हैं परचेजेस। और ये क्रेडिट पे भी हो सकती हैं और कैश पे भी हो सकती हैं। ठीक है, ये अब इसको यूज करके और प्रोडक्ट भी बनाया जा सकता है और उसको सेल भी किया जा सकता है, ऐसे परचेजेस। इन ए ट्रेडिंग कंसर्न परचेजेस आर मेड ऑन मर्चेंडाइज फॉर रीसेल विदाउट प्रोसेसिंग। हो सकता है प्रोसेस करके बेच रहे हो सकता है विदाउट प्रोसेसिंग। अब कोई नॉन मैन्युफैक्चरिंग वाला है वो तो सिर्फ सीधा ही बेच रहा होगा, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग वाला तो उसमें कुछ चेंजेस कर रहा होगा। इन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न रॉ मटेरियल्स आर परचेज्ड एंड प्रोसेस्ड फर्दर इनटू फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड गुड मतलब फाइनल गुड्स, इसमें सारे काम सारे खर्चे लग चुके हैं। एंड देन सोल्ड। ठीक है, और परचेजेस में भी कैश परचेजेस और क्रेडिट परचेजेस, ये सब पढ़ चुके हैं अपने, कुछ नहीं है ये फर्जी चीज़ें। ठीक है, अब देखो गुड्स के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। इट रिफर्स टू द प्रोडक्ट इन विच द बिजनेस यूनिट इज डीलिंग। ठीक है, वो वाली प्रोडक्ट जिसमें बिजनेस यूनिट जो डील कर रही है। इन टर्म्स ऑफ विच इज बाइंग और सेलिंग प्रोडक्ट एंड सेलिंग। अब मान लो कोई परचेजिंग करता है, चप्पलों चप्पलों की ट्रेडिंग करता है, चप्पलें खरीदता है और आगे बेचता है। लेकिन उसने इस बार क्या खरीद लिया, फर्नीचर खरीद लिया। तो इसका मतलब ये नहीं है वो उसका क्या हो जाएगा, फर्नीचर खरीद लिया, उसको जरूरत थी तो वो उसकी वो गुड्स नहीं है, वो उसका कैपिटल, वो उसकी एसेट है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, आगे आते हैं भाई स्टॉक। स्टॉक या इसको बोलते हैं इन्वेंट्रीज। हमने बोल के है, देखो भाई हमारा फाइनेंशियल ईयर वाइज काम चलता है। फाइनेंशियल ईयर वाइज काम चलता है। फाइनेंशियल ईयर एंड कब होता है हमारा? फाइनेंशियल ईयर एंड कब होता है? फाइनेंशियल ईयर एंड होता है 31 मार्च को। 1 अप्रैल को देखा भाई पिछले साल की 200 प्रोडक्ट, 200 गुड्स जो है वो बच गई, तो वो क्या है? वो अगले साल के लिए ओपनिंग स्टॉक है। 1 अप्रैल वाले साल के लिए वो है क्या, ओपनिंग स्टॉक है। और 31 मार्च के लिए वो क्या है, पिछले साल के लिए क्या है, वो क्लोजिंग स्टॉक है। ठीक है, तो ये होता है स्टॉक और इन्वेंट्री। ठीक है, इट इज कॉल्ड स्टॉक इन हैंड। इन ट्रेडिंग कंसर्न द स्टॉक ऑन हैंड इज अमाउंट ऑफ गुड्स विच आर लाइंग अनसोल्ड, जो बिकी नहीं पिछले साल एट द एंड ऑफ एनी अकाउंटिंग पीरियड, इसको क्लोजिंग स्टॉक कहेंगे। और जो क्या कहते हैं, जो ओपनिंग में पड़ा है 1 अप्रैल को, वो उसको ओपनिंग स्टॉक कहेंगे। सिंपल है, कुछ नहीं है, इस पर एक पूरा टॉपिक है, मजा आएगा आप लोगों को, करेंगे। अब आता है डेटर। डेटर क्या होता है भाई? हमको पैसा देगा वो डेटर होगा, है ना। डेटर्स वो लोग हैं जिन्होंने पैसा दे दिया। ठीक है, एंटरप्राइज buying goods or service on credit, the total amount standing against such persons entities on closing date is shown as the balance sheet as sundry debtors। sundry debtors बोलते हैं, sundry debtors दोनों बोलते हैं। creditor, ठीक है, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर जो हमको पैसा देंगे। ठीक है, क्रेडिटर्स आर द पर्सन एंड द अदर एंटिटीज हु हैव टू बी पेड बाय एन एंटरप्राइज एन अमाउंट फॉर प्रोवाइडिंग द एंटरप्राइज गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट। ठीक है, कुछ नहीं है, जैसा नाम है वैसे ही काम है। अब देखो भाई इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं हम, किसकी, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इसके अंदर जो फॉलो होते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो अभी तक का लेक्चर में हमने जो फर्स्ट यूनिट है जो मोटा मोटा है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फर्स्ट यूनिट पूरी मतलब काफ़ी अच्छा लेक्चर था ये सब पूरा हो गया, नहीं। जैसे जैसे सामने आती है मैं करता रहूँगा। मैं ये नहीं देखूंगा कि उसमें 30 क्लासेस लग रही हैं, 32 लग रही हैं। ठीक है, मैं लगा रहूँगा भाई। ठीक है, तुमको डेली एक यूनिट करवाऊंगा आज से। ठीक है, और पेपर तक आपका अकाउंटिंग जो है वो अच्छा हो जाएगा। हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। ठीक है, जितना हो पाएगा उस हद तक करेंगे अकाउंटिंग को। ठीक है, ये हम कल पढ़ेंगे। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, इससे आप देख लो थोड़ा बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट्स दे रखे हैं इसमें। ठीक है, कंसेप्ट्स कौन से हैं जो फॉलो करते हैं, तो इसकी थोड़ी शॉर्ट ट्रिक भी बनाई हुई है। ठीक है, उसके बाद आता है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या होता है, हम पढ़ चुके हैं ये बट दोबारा पढ़ेंगे। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, ठीक है,
तो ये हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम चलेंगे रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस पे। रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस जो है वो बहुत ही अच्छा टॉपिक है और वहीं असली अकाउंटिंग जो है वो वहीं से स्टार्ट होती है। कल भी काफ़ी लंबा चौड़ा रहेगा ये लेक्चर आज के जितना ही,